नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर कुलदीप एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आने वाला जो एक सप्ताह है उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिनकी 17 जून को यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा है। जो विद्यार्थी पहली बार ये परीक्षा दे रहे हैं और जो विद्यार्थी पहले भी परीक्षा दे चुके हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आप सभी को ये पता होना चाहिए जो आधारभूत कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद में आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो ये है, पिछले वर्ष का जो प्रश्न पत्र है जून 2022 में जो आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा हुई थी उसका प्रश्न पत्र हम हल करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रश्नों को पढ़ेंगे और उनका उत्तर बताते हुए चलेंगे। हम कोशिश यही करेंगे प्रत्येक प्रश्न का अच्छे से हल निकालेंगे कि ये प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से इनका उत्तर होगा, और साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी इकाई से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आपकी कुल जो 10 इकाई हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है। जैसे आपका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान व हिंदी व्याकरण से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सब का आपको आइडिया लग जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी को ये पता होना चाहिए। अगर उसने पिछले प्रश्न पत्र पढ़ लिए हैं तो पेपर का जो लेवल है वो कहाँ तक का आता है ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये कोई ऐसी छोटी मोटी परीक्षा तो है नहीं कि ऐसे ही हफ्ता 10 दिन पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। यूजीसी नेट की परीक्षा है ये। तो कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं पहले मैं आपको वो समझा देता हूं, बाद में हम प्रश्न पत्र को हल करेंगे। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। जिन विद्यार्थियों ने एनटीए यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई कर रखा है उनको ये पता चल गया होगा उनकी परीक्षा 17 जून को 2 पाली में होगी। आपको ध्यान रखना है कि सुबह और शाम 2 शिफ्ट में आपका पेपर होगा। उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। आपकी जो परीक्षा की तिथि है वो आपको पता चल गया 17 जून को होगी। एक सुबह होगी, सुबह की जो पाली आपकी होगी, आप कह सकते हो प्रथम पाली, या ये पाली भाषा का जिक्र नहीं कर रहा, उसमें छोटे ई की मात्रा होती है। ये है आपकी शिफ्ट, ठीक है। इसका जो समय होता है सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। आपके 2 पेपर होते हैं यूजीसी नेट के। पेपर आपका पहला और पेपर आपका दूसरा। पहले में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरा आपका जो मुख्य पेपर होता है उसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से कुल आपके जो 150 प्रश्न होंगे इनके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। और ये जो 150 प्रश्न आपके 300 अंक के होंगे, ये आपको पता ही होगा। 9 बजे से 12 बजे जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है उसमें होगा। आपको ध्यान ये भी रखना है, आपको पेपर जो है वो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ऑनलाइन आपका जो पेपर है वो होगा, ऑफलाइन पेपर नहीं होने वाला है। और जो आपकी जो द्वितीय पाली या फिर आप कह सकते हो सेकंड शिफ्ट है, उसकी जो टाइमिंग है वो 3 बजे से 6 बजे के बीच में है। सुबह शाम अलग अलग शिफ्ट में आपका पेपर होने वाला है। सभी विद्यार्थी एक बात का ध्यान अवश्य रखना है, अगर मान के चलो आपकी परीक्षा दूर है, आपके घर से हो सकता है 100 किलोमीटर या इससे ज़्यादा दूर है, तो आपको पहले वाले दिन वहाँ, अगर सुबह पेपर है तो पहले वाले दिन वहाँ हर हालत में पहुँच जाना है। सुबह अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखना है और आराम से परीक्षा हॉल में जाना है। जिनकी परीक्षा शाम को है उनसे भी ये निवेदन है, क्योंकि इस समय जो ट्रैफिक जाम होता है बहुत ज़्यादा होता है। आपको समय से पहले पहुंचना ही होगा। ये नहीं है कि आपकी 3 बजे परीक्षा है और आप 3 बजे के आसपास ही वहाँ पहुँचते हो, आपकी एंट्री नहीं होगी। अगर जिस जगह पे आपका 3 बजे पेपर है तो आपकी कोशिश ये है कि 1 बजे से पहले पहले आप उस परीक्षा सेंटर के आसपास
पहुंच जाओ। आइए अब हम शुरू करते हैं। 9 सितंबर को जो आपका 9 सितंबर 30 सितंबर 2022 को आपका जो पेपर हुआ था यूजीसी नेट हिंदी का, उसका प्रश्न पत्र अब हम हल करेंगे। साथ साथ आपको कुछ जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में भी बताता हुआ चलूंगा। ये नहीं है कि अब जो विद्यार्थी यूजीसी नेट के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं वो बिल्कुल भी अलग से पुस्तक मत पढ़ना। जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा है उन्हीं पुस्तकों को बार बार आप रिवीजन कर सकते हो। तो आइए अब हम शुरू करते हैं यूजीसी नेट जून 2022 का प्रश्न पत्र। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यूजीसी नेट परीक्षा जून 2022 हिंदी विषय का जो पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है उसको अब हम हल करेंगे। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा प्रथम व द्वितीय दोनों जो प्रश्न पत्र हैं उनके लिए कुल मिलाकर के 3 घंटे का आपको समय मिलता है। कुछ देर पहले मैं आपको यही समझा रहा था, यूजीसी नेट की जो परीक्षा होती है उसमें 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। आपको ये भी ध्यान में रखना है पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में कोई भी गैप नहीं होता। आज आपको स्क्रीन पर जो ये शब्द हैं थोड़े से धुंधले नजर आ रहे होंगे, क्योंकि हिंदी विषय का जो पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र था वो मैंने यूजीसी और एनटीए की साइट पर सर्च किया, वहां मुझे नहीं मिला। उसके पश्चात मैंने गत वर्षों के जो प्रश्न पत्र होते हैं उनकी एक पुस्तक खरीदी जिसमें 2004 से लेकर के 2022 तक, आप ये देखो 2004 से 2022 तक जितनी भी यूजीसी नेट की परीक्षाएं हुई हैं हिंदी विषय की, वो सभी 44 प्रश्न पत्र इस पुस्तक में दे रखे हैं। और इसी पुस्तक को मैंने स्कैन करके ये जो पेपर है आपके सामने रखा है। आप ये देखो, अगर किसी भी विद्यार्थी ने अच्छे से अभी तक तैयारी नहीं की है तो पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं वो पढ़कर भी वो परीक्षा देने जाते हैं तो हो सकता है उनका नेट हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसा ही होता है, आपने सुना होगा अभी हाल ही में एचसीएस जो हरियाणा में एचसीएस की परीक्षा हुई थी उसमें 32 ऐसे प्रश्न थे जो पिछले वर्ष के बिल्कुल हूबहू आए हुए थे पिछले प्रश्न पत्र के। इसी प्रकार से एचपीएससी के द्वारा कॉलेज कैडर में जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उनके लिए अंग्रेजी विषय की परीक्षा करवाई गई थी। उसमें 80 से 82 जो क्वेश्चन हैं वो पिछले प्रश्न पत्रों से ही हूबहू उठाए गए थे। इसी प्रकार से मान के चलो किसी भी विद्यार्थी ने पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनको अच्छे से पढ़ा हुआ है। आप ये देखो, पिछले 18-19 साल में हिंदी विषय का जो निचोड़ है पूरा वो इन 44 प्रश्न पत्रों में है। ये 44 प्रश्न पत्र एक ही पुस्तक में आपको मिल जाएंगे। इन प्रश्नों को आपने अच्छे से पढ़ा है, इनके ऑप्शन को अच्छे से देखा है तो आपका नेट हो सकता है। कई बार बच्चे पूछते रहते हैं कोई ऐसी पुस्तक बताओ जिससे हमारा नेट क्लियर हो जाए। ये तो बात है सिर्फ रट्टे लगाने वाली, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझ करके नेट या जेआरएफ निकालना है तो उनके लिए आपको मूल पुस्तकें ही पढ़नी पड़ेगी। कुछ ये सोचते हैं कुछ भी हो हमारा नेट क्लियर हो जाए, तो आप इस प्रकार से जो शॉर्ट रास्ता आपका वो अपना सकते हो। पिछले वर्ष के किसी भी पब्लिकेशन की जो पुस्तक है आप खरीद सकते हो। मेरे पास में प्रतियोगिता साहित्य के इसमें 18 वर्ष के प्रश्न पत्र दे रखे हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का जो हिंदी विषय का पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है उसको हल करना। अब देखो प्रश्न संख्या 1। शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। आप यहाँ ये देखो, जो प्रश्न पूछे जाते हैं यूजीसी के द्वारा वो कितनी गहराई से पूछे जाते हैं। यहाँ जो 4 ऑप्शन आपके और चारों ऑप्शनों में जो उपन्यास दिए गए हैं इनके अंदर से आपके पास में कोई भी पंक्ति आ सकती है, कहीं से भी प्रश्न उठा के दिया जा सकता है। तो यहाँ जो ऑप्शन है उनमें देवरानी जेठानी की कहानी एक उपन्यास ये है, दूसरा रहस्य कथा, तीसरा परीक्षा गुरु और चौथा श्यामा सौपन। हम ये नहीं करेंगे कि सीधा प्रश्न पढ़ा और ऑप्शन के निशान लगा दिया। अब हम चारों जो ऑप्शन हैं इनको समझेंगे कि क्या है। सबसे पहला जो ऑप्शन देवरानी जेठानी की कहानी है, लगभग जो विद्वान हैं इसको उपन्यास नहीं मानते हैं। एक ऐसे विद्वान हैं डॉक्टर गोपाल राय जिन्होंने इसको उपन्यास माना है। और ये जो उपन्यास है वो 1870 में पंडित गौरीदत्त के द्वारा लिखा गया था। आपको ध्यान रखना है 1870 में उपन्यास लिखा गया था। और इसके जो लेखक हैं वो हैं
पंडित गौरीदत्त। अब देखो, लगभग जो विद्वान हैं इसको कहानी ही मानते हैं, लेकिन यूजीसी नेट में जो पूछा गया है ये उपन्यास की श्रेणी में रखा गया है। और इसी प्रकार से अगला जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, रहस्य कथा, ये जो उपन्यास है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। यही आपको ऑप्शन देखने हैं, साथ साथ आपको समझना है कि कौन सा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। रहस्य कथा बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। इसके बाद में जैसे ही आपने परीक्षा गुरु को देखा, आपको याद आ गया होगा, ये तो हिंदी का पहला उपन्यास है जो कि लाला श्रीनिवास दास के द्वारा 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आपको ये भी ध्यान में रखना है। और अंतिम उपन्यास दे रखा है श्यामा सौपन। ये उपन्यास ठाकुर जगनमोहन के द्वारा लिखा गया है। तो अब ये देखो, ये जो उपन्यास है चारों के चारों, इन उपन्यास में इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, देवरानी जेठानी की कहानी में ये प्रसंग आता है। तो इस प्रकार से पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा देवरानी जेठानी की कहानी। प्रश्न संख्या 2, राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला की जो कविताएं हैं उसमें राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए उसके बाद में ऑप्शन देखो, संस्कृत की सरल पद मैत्री का प्रयोग किया है। दूसरा ऑप्शन है अधिकतर द्वितीय वर्णों का प्रयोग किया है। द्वितीय वर्ण जो मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बताया भी था, जिस प्रकार से तत्व, कुत्ता, डबल जो वर्ण आते हैं एक साथ उनको द्वितीय वर्ण कहा जाता है। इसके अलावा संस्कृत पद मैत्री, नाद योजना, अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया गया है। और चौथा ऑप्शन है देशज शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग किया गया है। तो यहाँ राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने ऑप्शन जो सी आपको नजर आ रहा है, संस्कृत पद मैत्री, नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया गया है। अब देखो प्रश्न संख्या 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम क्या बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। उस इतिहास के अनुसार अष्टछाप के जो प्रारंभिक 4 कवि हैं उनका सही अनुक्रम क्या है। वैसे देखा जाए तो बाकी के जो विद्वानों ने माना है उनमें सूरदास का जन्म स्थान बताया है वो 1478 है। इसके अलावा कृष्णदास का जो जन्म है वो 1496 माना है। परमानंद दास का जो जन्म है वो 1493 माना है। और आपके सामने जो पहला नंद दास नजर आ रहा है उसका जो जन्म है वो 1513 ईस्वी माना है। इस प्रकार से इनका सही अनुक्रम है बाकी के विद्वानों के अनुसार, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले नंबर पे सूरदास को मान लिया, दूसरे नंबर पे नंददास को मान लिया, तीसरे नंबर पे कृष्णदास को मान लिया और चौथे नंबर पे परमानंद दास को मान लिया। इस प्रकार से आप देखो, पहले नंबर पे 2 ऑप्शन कहाँ है, ये वाला पहला ही 2, उसके बाद में 1, उसके बाद में 4, उसके बाद में 3। इस प्रकार से सूरदास को सबसे पहले माना, उसके बाद में नंददास, उसके बाद कृष्णदास, उसके बाद परमानंद दास। अब आपको ये भी पता होना चाहिए अष्टछाप क्या है। लगभग 1565 ईस्वी में आचार्य जो वल्लभ हुए हैं, वल्लभ आचार्य के बेटे विठलनाथ ने 4 शिष्य तो खुद के और 4 शिष्य जो अपने पिता के मिलाकर के, कुल मिलाकर के जो 8 शिष्य थे कृष्ण भक्त कवि, इनके लिए उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की है। 1565 में स्थापना हुई थी, आपको ध्यान में रखना है, आचार्य विठलनाथ के द्वारा। और इसमें 8 शिष्य हैं, 4 उसके खुद के वल्लभ आचार्य के और 4 उसके बेटे विठलनाथ के। प्रश्न संख्या 4, द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आप ये देखो, जितने भी वैष्णव संप्रदाय हैं उनमें सबसे पहले रामानुजाचार्य। अगर मान के चलो कई बार ऐसा होता है हमारे प्रश्न समझ में ना आए और उस समय आपको करना क्या है, प्रश्न को अकेला नहीं समझना है। कई बार प्रश्न समझ में नहीं आए तो विद्यार्थी उसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, या फिर ऐसे ही तुक्का मार कर कोई भी भर देते हैं। आपको तुक्के ऐसे नहीं लगाने हैं, तुक्का लगाने का भी एक तरीका होता है। तो उसके लिए आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उन पर जाना है। मान के चलो आपको समझ में नहीं आया द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो अब ये देखो, आप ऑप्शन में जाओगे तो रामानुजाचार्य हो सकता आपने पढ़ा हो। रामानुज आचार्य तो जो श्री संप्रदाय है,
जो आपको नजर आ रहा होगा श्री संप्रदाय, इस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। फिर आप जाओगे वल्लभ आचार्य पे, ये तो वल्लभ संप्रदाय के हैं। रामानंद पे, रामानंदी संप्रदाय के हैं। फिर आपको तीनों ऑप्शन का पता चल गया, ये तो उन संप्रदाय के हैं। बचा आपके पास में क्या? मध्वाचार्य। तो आप द्वैतवादी जो वैष्णव संप्रदाय हैं उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मध्वाचार्य। अगला प्रश्न है, कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? अब आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं, जो भी आपका पाश्चात्य काव्य शास्त्र है वहां से प्रश्न लिया गया है। साथ साथ आप ये भी नोट करते जाओ कि हिंदी साहित्य के इतिहास से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, भाषा विज्ञान और हिंदी व्याकरण से कितने पूछे जाते हैं, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र या फिर भारतीय काव्य शास्त्र से कितने पूछे जाते हैं। वैसे एवरेज देखा जाए तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें आपके लगभग 70%, लगभग 70% प्रश्न पूछे जाते हैं। और काव्य शास्त्र आपका जो है भारतीय और पाश्चात्य दोनों मिलाकर के, उसमें आपके लगभग 20% पूछे जाते हैं। और भाषा विज्ञान और जो हिंदी व्याकरण है उसमें लगभग 10% आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। काव्य शास्त्र भारतीय और पाश्चात्य दोनों मिलाकर के 20%, भाषा विज्ञान और हिंदी व्याकरण में 10%। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। कई बार हम जब परीक्षाएं देते हैं तब समझ में आता है कि भाषा विज्ञान से तो केवल 3, 4 या 5 ही प्रश्न आए हुए हैं, काव्य शास्त्र से 10-12 ही मिले, बाकी हिंदी साहित्य इतिहास वो भी आधुनिक काल भरा हुआ था। तो ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हिंदी साहित्य इतिहास से ही आते हैं। आप इस प्रकार से एवरेज भी लगा सकते हो, और साथ साथ आप इस परीक्षा का जो हम हल कर रहे हैं आप नोट करते रहना किस यूनिट से कौन से प्रश्न ज़्यादा हैं। वैसे तो हमारे पास में 10 यूनिट हैं, लेकिन मोटी मोटी आप 3 यूनिट कह सकते हो, हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र और भाषा विज्ञान। इनमें अभी तक जितने भी प्रश्न हमने पढ़े हैं 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्न अपने हिंदी साहित्य इतिहास के आए हैं, और एक प्रश्न ये जो है वो काव्य शास्त्र का हमारे पास आया हुआ है। तो इसका जो उत्तर होगा, कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, उसका है ऑप्शन बी, क्लिंथ वृक्ष। आपको ध्यान रखना है, क्लिंथ वृक्ष कविता की भाषा का विरोधाभास। इन प्रश्नों को आपको अच्छे से रट्टे लगाने पड़ेंगे तो ही आपको समझ में आएंगे। प्रश्न संख्या 6, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, आपको ये भी ध्यान में रखना है। ये जो कथन वाले प्रश्न आते हैं इनमें एक तो अभिकथन होता है, दूसरा उसका कारण होता है। तो ये प्रश्न आप किसी स्पेशल पुस्तक में पढ़ोगे तो नहीं समझ में आने वाले। इनके लिए कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है। जो भी आपने साहित्य पढ़ा है, आपने काव्य शास्त्र पढ़ा है, आपने भाषा विज्ञान पढ़ा है, उन्हीं में से आपका जो कह सकते हो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, उसी को चेक किया जाता है। अगर किसी भी विद्यार्थी का दिमाग उस समय बिल्कुल सही है परीक्षा हॉल में, तो ध्यान से इनको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में इनका निष्कर्ष निकालना है कि दोनों आपस में मैच हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। कुछ पूछेंगे कि ऐसे प्रश्नों के लिए हमें क्या करें। ऐसे प्रश्नों के लिए बस एक ही काम करना, अपने दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स मोड पे रखना है और आराम से पढ़ करके फिर ये टिक करना है। तो यहां देखो, जो अभिकथन है वो दिया गया है कार्ल मार्क्स। आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं जो शोषण और शोषित के बीच में जो खाई भरने का प्रयास कर रहे थे, वो कार्ल मार्क्स हैं। उनका मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पादन बेचने के कारण उससे अजनबी हो जाता है। ये तो है उसका अभिकथन। अभिकथन क्या कह रहा है? कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पादन बेचने के कारण उससे अजनबी हो जाता है। उसके बाद में इसका कारण और देखो, कारण है क्योंकि वह अपने उत्पाद को पूंजीवादी सत्ता के हाथ बेचना उस व्यक्ति की मजबूरी है। जैसे मान के चलो, जितने भी किसान हैं अपने खेतों में फसल उगाते हैं और उसके बाद में पूंजीवादी लोगों के हाथ में उस फसल को सौंपना उनकी मजबूरी है। तो ये उसका जो अभिकथन है इस प्रश्न का, और जो एक कारण है, दोनों बिल्कुल मैच हो रहे हैं। इसी प्रकार से आप ऑप्शन पे जाओगे तो ऑप्शन 1 आपका ए और 2 दोनों सही हैं, और जो रीजन है, कारण है, वो ए की सही व्याख्या है, अभिकथन की सही व्याख्या है। तो इस प्रकार से इसका जो पहला ऑप्शन है यही आपका
ठीक है। आगे अगर आप पढ़ सकते हो ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं, व्याख्या तो है। इसी प्रकार से ए सही परंतु आर नहीं है, ये भी नहीं होगा। ए सही नहीं परंतु आर सही है, ये भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही आपको सही लग रहे हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। यहाँ आपने अमीर खुसरो का नाम सुना होगा। उन्होंने बहुत ज़्यादा पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी हुई हैं, और ये भी आपकी जो पहेली है वो अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो जो कि आदिकाल के अंतिम कवियों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। आपको ध्यान रखना है, अमीर खुसरो से 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो इनके अब ऑप्शन देखो, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर। ये जो दाल होते हैं, दालों के नाम दिए गए हैं। गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। यहाँ जो अरहर की दाल होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि 12 मंथ तक इसकी जो खेती है वो 12 मंथ की इसकी अवधि होती है, और जो भी आपके 11 मंथ में पक करके तैयार होती है। और जेठ का महीना जो आपका होता है ना, जून का महीना जिसको जेठ कहा जाता है, ज्येष्ठ कहते हैं वैसे तो इसी ज्येष्ठ में इसको काट लिया जाता है। इसी प्रकार से कह रहे हैं, 11 महीने छोड़ के, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। जेठ का अर्थात यहाँ पे जून महीने में, ज्येष्ठ महीने में इस फसल को काट लिया जाता है। तो ये अरहर की दाल इसका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है। आपके सिलेबस में जो लगभग उपन्यास दे रखे हैं, जैसे आपका बंटी, शेखर एक जीवनी, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये उपन्यास इनके अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपका बंटी उपन्यास, पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए किसके द्वारा लिखा गया है। ये है मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास, ठीक है। तो इन्होंने पहला जो ऑप्शन दे रखा है, समाज के प्रति विद्वेष, ऐसा तो नहीं इस उपन्यास में। बालक में असुरक्षा की भावना, ये नजर आता है। मातृत्व, मातृ जो प्रेम है उसकी लालसा, ये भी सही है। आत्महत्या का विचार, ये इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से आप ये देखो, 2 और 3 कौन से ऑप्शन में सही हैं। पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया केवल 2 और 3, तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें सही हैं। भक्ति काल में एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा गया था रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा। उसके अंत में जो तुलसीदास ने बातें कही हैं, उनमें कौन सी सही हैं। पहला ऑप्शन है, मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भवबाधा दूर करो। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि काफी बार ये पंक्ति पूछी जाती है, मेरी भवबाधा दूर करो, ये सही है। इसके बाद में, राम कथा का गान वेदों, पुराणों और कवियों ने किया किंतु संतों ने नहीं किया। ऐसा नहीं कि संतों ने इस कथा का गान नहीं किया हो, तो ये ऑप्शन हमें गलत नजर आ रहा है। उसके बाद में, जो भक्त रामचरितमानस का अवगाहन करता है वह मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रखर तेज वाला होता है, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन संख्या जो 3 है वो भी गलत हमें नजर आ रही है। अब देखो अंतिम ऑप्शन, जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय होता है, उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगोगे। ये बातें भी सही हैं। तो इस प्रकार से अब हम इसके ऑप्शन पे चलेंगे। 1 और 4 जहां पर भी आपको ठीक नजर आए उसको आप टिक कर देना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यूजीसी कितनी गहराई से इन प्रश्नों को पूछता है। ये मत सोचना कि आसानी से हम थोड़े बहुत पढ़ेंगे, हफ्ते 10 दिन पास हो जाएंगे। आप लेवल देखो कि किस हद तक आता है यूजीसी का जो पेपर होता है। तो यहां देखो, ऑप्शन जो आपका 1 है, 1 और 2 वो नहीं था। ऑप्शन बी है 1 और 3, ये भी नहीं था। ऑप्शन सी केवल 1 और 4, 1 और 4 ही हमने ठीक किए थे वहां पे, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, सूची को सुमेलित कीजिए। ये आसान होते हैं वैसे देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे आप 1 या 2 को अच्छे से पकड़ लेते हो तो बाकी ठीक होने की संभावना होती है। यहाँ इस तरफ ये पात्र दे रखे हैं और इस तरफ ये जो कहानियां हैं वो दे रखी हैं। तो आप ये देखो, जो मालती है वो किस कहानी की पात्र है। आपने बीए जो चतुर्थ सेमेस्टर है, चौथा स्तर है, उसमें देखा होगा मालती गैंगरीन कहानी है जो
सच्चिदानंद हिरंद वात्स्यन अज्ञे के द्वारा लिखी गई है, उसकी एक पात्र है। वजीरा सिंह, वजीरा सिंह चंद्रदत्त शर्मा की कहानी है, उसने कहा था बहुत प्रसिद्ध कहानी है, 1915 में लिखी गई थी, उसके पात्र हैं। बुद्धगुप्त, आपने ये भी पढ़ा होगा, एमए के सिलेबस में भी लगा हुआ है, आकाशदीप। ठीक है, आकाशदीप कहानी में बुद्धगुप्त आपको ये पात्र नजर आएगा। इसके बाद में एक बच गया, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि लाल मोहर किससे है, तो ऑप्शन भी आपके पास एक ही बचा है, तीसरी कसम। तीसरी कसम जो फणीश्वर राव रेणु के द्वारा कहानी लिखी गई थी। तो इस प्रकार से ए आपको 4 में नजर आएगा और बी आपको 3 में नजर आएगा। तो ये देखो, ए आपको ये नजर आ गया 4 में, बी 3 में नजर आ गया, और इसके अलावा सी आपको 1 में नजर आ रहा है। आपका जो डी बचा है वो 2 में है। तो ऑप्शन संख्या आपकी 3 बिल्कुल सही है। साथ साथ ये भी समझते जाओ कि कौन सी कहानी, कौन सा उपन्यास, इनके लेखक कौन है, मैं वो भी बता रहा हूं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में मैंने शुरुआत की जो कुछ कक्षाएं उनमें बताया है कि संस्कृत से शुरू हो जाती हैं भारतीय आर्य भाषाएं, वैदिक संस्कृत, उसके बाद में लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, फिर हमारी हिंदी आ जाती है। और हिंदी के बाद में जैसे ही भक्ति काल आता है, मुगलों का राज चलता है, उस समय उनकी फारसी जो भाषा वो राजभाषा के रूप में भी रहती है। उसके बाद में अंग्रेज आ जाते हैं, तो अंग्रेजी उनकी राजभाषा होती है। तो एक ही ऐसी भाषा है इसमें जो भारतीय आर्य भाषाओं में नहीं है, उसका जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन सी अरबी। संस्कृत भी है, अंग्रेजी, आप जैसे अंग्रेज आते हैं तो हमारे भारत में भाषा रही है। भारत पे जो परिवार की भाषाएं हैं उनमें भी आपने देखा होगा, जो अंत में फारसी है, ये मुगलों के समय की भाषा रही हमारे हिंदुस्तान की। इस प्रकार से ऑप्शन जो आपका सी है अरबी, ये सही है। अगला जो प्रश्न है, फिर विकल है प्राण मेरे गीत के निहितार्थ हैं। फिर विकल है प्राण मेरे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये जो पंक्तियां है, कविता है, वो किसकी है। जो एक कवित्री है महादेवी वर्मा, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा की कविता है, फिर विकल है प्राण मेरे। और इस गीत के जो निहितार्थ हैं वो क्या हैं? स्त्री आगे बढ़ने के लिए पुरुष का संबल चाहती है, अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है। तीसरा ऑप्शन है, अपनी यात्रा के तिमिराच्छन्न हो जाने की कल्पना करके स्त्री अकेले यात्रा आरंभ करना नहीं चाहती। चौथा ऑप्शन है, स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया हो और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। तो यहाँ देखो, पहला ऑप्शन है स्त्री आगे बढ़ने के लिए पुरुष का संबल चाहती है, ऐसा आपको ये नजर आ रहा, पहला ही ऑप्शन इसमें सही नहीं है इस कविता के अनुसार। दूसरा ऑप्शन है, अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है, अपनी यात्रा के तिमिराच्छन्न हो जाने की कल्पना करके स्त्री अकेले यात्रा आरंभ करना नहीं चाहती। अकेले ऐसा तो नहीं है, वो अकेली नहीं चाहती है, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन आपके पास में है, स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है, ये भी सही है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका जो 2 और 4 है वो देखो कहाँ है। 2 और 4 जहां आपको नजर आएगा वहीं आपका ठीक हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन दे रखा है जिसमें 2 और 4 है। इस प्रकार से महादेवी वर्मा की कविता है फिर विकल्प है प्राण मेरे, और ये जो गीत है इसकी कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, उनमें से कौन सी सही है वो हमें देखनी है। प्रश्न संख्या 13, ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं। मुंशी प्रेमचंद की बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कहानी है, ये भी बीए में लगी हुई आपके। ईदगाह जो कहानी है, हामिद उसका जो मुख्य पात्र है, और उसमें ये कहानी किस बारे में, सांप्रदायिक सामंजस्य, ऐसा नहीं है इस कहानी में बिल्कुल भी। बाल मनोविज्ञान, ये बच्चों की कहानी है, क्योंकि जो बच्चे हैं ईदगाह जो एक मेला होता है उसमें जाते हैं। हामिद है, इस प्रकार से मोहसिन है, 2-3 बच्चे और हैं। तो यहाँ आप देखो तीसरा ऑप्शन है मातृ वात्सल्य, बिल्कुल सही है। वो जब चिमटा लेकर आता है, माता का जो प्रेम होता है वो किस प्रकार से है। हालांकि उसकी जो सगी माता है वो स्वर्ग सिधार चुकी होती है, उसकी जो दादी है वही उसको माता बोलता है। राजनीतिक चेतना ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ देखो ऑप्शन जो 2 और 3 है वो कहाँ है,
तो आपका डी ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ऑप्शन 2 और 3 ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक का नाम द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन है? ऐसे जो प्रश्न है खास करके जो काव्य शास्त्र से पूछे जा रहे हैं, इन पे आपको ट्रिक के साथ समझना होगा, रट्टे लगाने होंगे, ठीक है। इनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा वैसे ही समझ जाओगे, याद हो जाएंगे। आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। इसका जो ऑप्शन दे रखे हैं, कार्ल मार्क्स, रोल्फ फॉक्स, एडलर, सार्थर। सार्थक के द्वारा ये जो पुस्तक का नाम है वो है। आप यहाँ पे ये देखो, अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है, लगभग 14 हमारे प्रश्न हो गए हैं। 14 प्रश्नों में से एक ऐसा प्रश्न था जो भाषा विज्ञान से संबंधित आया था। इसके अलावा 2 प्रश्न आपके काव्य शास्त्र हैं। बाकी सभी प्रश्न अभी तक हिंदी साहित्य के इतिहास से ही पूछे जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कामायनी क्या है। कामायनी महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। जो छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद, उनके द्वारा लिखा गया कामायनी महाकाव्य है। और इसमें कुल मिलाकर के आपके 15 सर्ग हैं, ठीक है। और इन 15 सर्ग में पहला जो सर्ग आपका वो चिंता है, और अंतिम सर्ग है आपका वो है आनंद। चिंता से शुरू होता है, आनंद पे खत्म होता है। चिंता, श्रद्धा, काम, वासना, इस प्रकार से। और ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, इनका सही अनुक्रम पूछ रखा है। शोपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, ये बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से इनका जो ऑप्शन होगा वो मिलेगा। पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे है। शोपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, इसी प्रकार से इनका क्रम सही है। आपको ये भी पता होना चाहिए खड़ी बोली के जो इसके अलावा अन्य महाकाव्य हैं। साकेत का नाम आपने सुना होगा, जिसमें 12 सर्ग हैं। साकेत में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं, जो कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया था। और इसके अलावा एक और है प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया था। इसमें आपके कुल मिलाकर के 17 सर्ग हैं। 3 खड़ी बोली के बहुत बड़े महाकाव्य हैं। एक साकेत 12 सर्ग हैं, प्रिय प्रवास जो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया था, 17 सर्ग हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी, 15 इसमें सर्ग हैं। आपको ये ध्यान में रखना है। तो उसका जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है 1 2 3 4 सी, वो सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, परंपरा का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, परंपरा का मूल्यांकन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो चारों पुस्तक हैं वो रामविलास शर्मा की हैं। यहाँ अब इनका जो अनुक्रम है सही, पहले जो आपको पुस्तक नजर आ रही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, यह पुस्तक 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके पश्चात हिंदी जाति का जो साहित्य है, इस पुस्तक के बारे में मुझे भी नहीं पता कन्फर्म, शायद ये 2000 के बाद में ही प्रकाशित हुई है, मुझे इसका कन्फर्म नहीं पता है। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, ये जो पुस्तक है इसकी, वो 2001 में प्रकाशित हुई थी। परंपरा का मूल्यांकन, ये अंतिम इसकी जो यहाँ पे पुस्तक नजर आपको आ रही है, यह 1981 में प्रकाशित हुई थी। तो इस प्रकार से आप ये देखो, सबसे पहले आपके सामने नजर आ रहा है 1955, जो कि पहली ही पुस्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। तो एक पे एक कहाँ नजर आ रहा है ऑप्शनों में? देखो आप, ए में भी है और डी में भी है। उसके बाद में 55 के बाद हम चलेंगे 81 की तरफ। परंपरा का जो मूल्यांकन है, एक के बाद 4 ऑप्शन किसमें मिल रहा है? हमें डी में मिल रहा है। तो इसका ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन संख्या डी, वो सही हो जाएगा। आपको सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है, ये जो प्रकाशन वर्ष हैं 2 या 3 अगर आपको मिलते हैं तो लगभग आपका जो तुक्का है वो सही लगने की संभावना ज़्यादा होती है। रामविलास शर्मा की चारों पुस्तक हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ये जो हमारे वाले पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास ये नहीं है, ये हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक रामविलास शर्मा हैं।
आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आप सुमेलित कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, इनके जो निबंध दे रखे हैं उनमें आप देखो, सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है, आप इस तरीके से इनका मिलान कर सकते हो, जातीय संगीत। उसके बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है कवि और कविता, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है मेरी जन्मभूमि, और विद्यानिवास मिश्र का है फागुन दुई रे दिना। आप ये देखो, इस प्रकार से आप मिलान करो। ए का ऑप्शन आपको 4 कहाँ पे नजर आ रहा है? बी और सी दोनों में आ रहा है। अगला देखो, महावीर प्रसाद द्विवेदी कवि और कविता, बी का ऑप्शन 3 कहाँ पे आपको नजर आ रहा है? वो आपको सी में नजर आ रहा है। तो इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर होगा, ये वाले जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं 4 3 2 1, पहले वाला 4 से मिलान, फिर 2 से, फिर 3 से, इस प्रकार से आप करते चले जाओ। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा पद का संग्रह सभा विलास एक ग्रंथ का नाम है, वो किसकी रचना है? ऑप्शन है सदल मिसर, लल्लूलाल, विठलनाथ, नाभादास। आपको याद ध्यान रखना है, विठलनाथ और जो नाभादास हैं ये पहले के रचनाकार हैं। सदल मिसर और लल्लूलाल जो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, उसके प्रारंभिक लेखों में बहुत बड़ा नाम है इनका, सदल मिसर और लल्लूलाल। सदल मिसर आपने देखा होगा, एक कहानी है नासिक के तो पाख्यान, उसके रचयिता है, और लल्लूलाल बेताल 25 से, इसी प्रकार से जो सभा विलास है ये भी लल्लूलाल की ही है। तो ऑप्शन जो आपका बी नजर आ रहा है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो ही पंखी के नियर होई कहे बिरह के बात, सोई पंखी जाई जारी तरीवर होई निपात। इस दोहे में अत्युक्ति है, लेकिन यह, पहला ऑप्शन है संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में है, परिणाम निर्देश के रूप में है, केवल ऊहात्मक पत्ति के निर्वाह के लिए है, अभिधात्मक अर्थबोध के लिए है। ये जो आप पंक्ति पढ़ रहे हो, इस दोहे में अतिउक्ति है, लेकिन यह संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में है। संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में ही ये अतियुक्ति दे रखी है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? इस प्रकार के अगर आपके सामने प्रश्न आते हैं, समझ में नहीं भी आता है, तो आप ये देखो, सिर्फ ये पूछ रखा है कि एक पुस्तक का ऐसा नाम बताओ जो इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। आप ऑप्शन में जाओ, आपको नजर आ रहा होगा, बिखरे तिनके आपको समझ में नहीं आया किसकी है, अग्निगर्भा ये भी नहीं समझ में आया किसकी है, करवट ये भी नहीं समझ में आया किसकी है, अर्धनारीश्वर अगर आपको ये पता चल गया कि ये पुस्तक तो मुझे लग रहा है किसी और विद्वान की है, उनका नाम जैसे आवारा मसीहा एक बहुत बड़ी जीवनी है, वो लिखी हुई है विष्णु प्रभाकर के द्वारा, तो अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर की है। तो ये क्या पूछ रखा था, अमृतलाल नागर की नहीं है। तो बाकी बची जो भी है वो सारी अमृतलाल नागर की ही रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से आप ये जो तुक्के हैं, नहीं भी पता हो तो भी अच्छे से लगा सकते हो, प्रश्नों को सही कर सकते हो। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। शरत चंद्र, जो मैं अभी नाम ले रहा था ना, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की जो जीवनी है, उसमें शरत चंद्र के जीवन के बारे में ही बताया गया है। तो शरत चंद्र आवारा मसीहा से मिलान कर दो। इसके बाद में शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में ये जीवनी लिखी हुई है। इसके बाद में राम वृक्ष बेनीपुरी, इसका है गेहूं और गुलाब, हरिवंश राय बच्चन की है नीड का निर्माण फिर से। इस प्रकार से इनका ये मिलान हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फिर से इस प्रकार से ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। इसमें आपको ये देखना है, यहाँ इस तरफ जो आपके कवि नजर आ रहे हैं, या फिर ये जो पंक्तियां हैं, ये किसके द्वारा कही गई हैं। सबसे पहले है, मित्रता बड़ा अनमोल रतन है, कब इसे तोल सकता है धन। तो ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति कही है रामधारी सिंह दिनकर ने। उसके बाद में, इस देश को है दीन बंधो बंधो आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। ये जो पंक्ति है वो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कही गई है। इसके बाद में, शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता है हर जल का, ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की हैं।
और उसके पश्चात अंत में हमारे पास बचती है, नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का कर्म भी, त्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का तम भी। ये पंक्तियाँ महादेवी वर्मा की हैं। इस प्रकार से आप इन पंक्तियों का आपस में मिलान कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छायावाद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं हैं। छायावाद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? पहला जो ऑप्शन है, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव सामने पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चलता है। इस प्रकार से बहुत सारी पंक्तियां हैं जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी पंक्तियां बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ये सही लग रहा है। उसके बाद में छायावाद की जो रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं, ये भी सही है। छायावाद में रचना अन्योक्ति पत्ति पर नहीं की जाती, ये तो की जाती है लेकिन ये सही नहीं है यहाँ पे। अगला ऑप्शन है, व्यंजना पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता नहीं है, ये भी नहीं है। इस प्रकार से पहली जो दो पंक्तियां हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की स्थापना आप कह सकते हो छायावाद के बारे में, तो ऑप्शन 1 और 2 है ये आपका सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? आपका बंटी उपन्यास है, जो पहले भी इसके बारे में बातें हो चुके हैं। ये मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। ये जो उपन्यास हैं किस किस के द्वारा लिखे गए हैं, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1971। इसके बाद में धरती धन्य अपना, यह जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया उपन्यास है और इसका जो समय है वो 1972 है। इसके पश्चात झूठा सच यशपाल के द्वारा लिखा गया है। झूठा सच जो उपन्यास है वो भारत पाक विभाजन पर है, और धरती धन्य अपना ये दलितों की जो गाथा है इसके बारे में लिखा गया है। तो इसका जो समय है वो है 1960 ईस्वी में। इसके पश्चात अंतिम मैयादास की जो माड़ी, ये उपन्यास भीष्म शाहिनी का लिखा गया है, भीष्म शाहनी, और ये जो उपन्यास है 1988 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो इस प्रकार से आप देखो 71, 72, 60, 88। तो सबसे पहले 60, तीसरा ऑप्शन सबसे पहले आएगा, उसके बाद में 71 पहला ऑप्शन आएगा, और उसके पश्चात आपका 72 जो धरती धन्य अपना ये वाला ऑप्शन आएगा, और अंत में मैयादास की माड़ी। तो आप ये देखो 3, 1, 2, 4 ये ऑप्शन आपको जहां पर भी नजर आ रहे हैं आप ऑप्शन सही कर दो। यहाँ जो आपको नजर आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 4, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 4, इन ऑप्शनों में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही मुझे। पहला जो हमारा 3 सही था, उसके बाद में 3 के बाद में 1 आएगा, आपका बंटी 1971 का है, और 1 के बाद में आपका 2 आएगा 1972 में धरती धन्य अपना, और चौथा जो मैयादास की माड़ी है वो आएगा। 3, 1, 2, 4 का ऑप्शन आपको कहीं नजर नहीं आ रहा, ये वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु जो हिंदी का पहला उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया था, निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है? प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ। दूसरा ऑप्शन है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों में फूट डालने का प्रयास। तीसरा है, सामंत वर्ग के पतन उन्मुख चरित्र का वर्णन, और चौथा है, स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल। परीक्षा गुरु जो उपन्यास लिखा गया था वो प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में लूटपाट मचा रही थी, यहाँ से कच्चा माल ले जा करके अपनी मंडियों से तैयार माल यहाँ पे दुगुने दामों पे बेच रही थी। तो ये पहला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ, यही ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। ये फिर से आ गया आपका अभिकथन और कारण वाला प्रश्न। इसमें क्या है, डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है। ऐसा डार्विन कहते हैं कि सृष्टि ईश्वर का निर्माता, यानी सृष्टि का जो निर्माता ईश्वर नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है, कारण कि वह ईश्वर की सृष्टि है। ईश्वर की सृष्टि और ये बातें तो कुछ एक जैसी ही हो गई, तो ये वाला ऑप्शन हमें सही नहीं लग रहा,
क्योंकि यहाँ फिर से देखो, डार्विन का मानना है ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है। उसने एक बार तो बोल दिया जो सृष्टि है वो ईश्वर की नहीं है, और दूसरे ऑप्शन में उसने बोला है क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है। यहाँ तक तो ठीक लग रहा है, लेकिन कारण कि वह ईश्वर की सृष्टि है, यहाँ आते ही बात गलत हो जाती है। तो इसका जो ए सही है और आर गलत है, वो देखो कहाँ पर ऑप्शन में। ए और आर दोनों सही, ये नहीं आएगा। ए और आर दोनों सही, ये भी नहीं आएगा। ए सही परंतु आर सही नहीं है, ये आएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभिकथन देखो सबसे पहले इसका। आज की विषम और संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति असहायता और अकेलेपन में निर्णय नहीं ले पाता, और ले भी पाता है तो उसकी परिणति अर्थहीनता में होती है। ये बातें आज के समय को ध्यान में रखते हुए सही है। दूसरा कारण यह है क्योंकि आधुनिक काल में मशीनीकरण के वर्चस्व के कारण व्यक्ति की अपनी पहचान खो सी गई है। जितने भी काम धंधे थे व्यक्तियों के, वो मशीनों ने छीन लिए हैं। ये बातें भी बिल्कुल सही हैं, अभिकथन भी सही लग रहा है, इसका कारण भी सही है। तो इसके लिए हमें वो ऑप्शन देखना है जिसमें ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए ही आपका इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, मुक्तिबोध की रचना कौन सी है? पहले तो आपको पता होना चाहिए मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है। गजानन माधव मुक्तिबोध, अजय की डायरी, ये है आपकी डॉक्टर देवराज की। क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न जो घुमाने वाले होते हैं वो ज़्यादातर नेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप ये देखो, आपको एक जैसे ही ऑप्शन नजर आ रहे हैं, अजय की डायरी, एक साहित्य की डायरी, प्रवास की डायरी, सैलानी की डायरी। एक साहित्य की डायरी जो है आपको नजर आ रही है, ये है गजानन माधव मुक्तिबोध की, और उसके बाद में आपको अगला ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रवास की डायरी। प्रवास की डायरी अमिताभ बच्चन के जो पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, उनके द्वारा लिखित है। इसके पश्चात आपको अंतिम ऑप्शन जो नजर आ रहा है सैलानी की डायरी, ये ऑप्शन आपका जो राजेंद्र अवस्थी हैं उनके द्वारा ये लिखी गई थी। तो ये चारों ऑप्शन आपको मिल गए। यहाँ मुक्तिबोध में नजर आ रहा है एक साहित्य की डायरी। इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अज्ञेय की रचनाएं कौन सी हैं? आपको जो अज्ञेय है इसका पूरा नाम पता होना चाहिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनकी अब हम रचनाएं देखते हैं कौन कौन से हैं। आंगन के पार द्वार इन्हीं की रचना है। इतने पास अपने, ये रचना है डॉक्टर शमशेर बहादुर सिंह की, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। इसके बाद में नदी नदी की बांक पर छाए, ये भी इन्हीं की रचना है। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां चिट्ठियां, ये रचना है रघुवीर सहाय की। आपको इसी प्रकार से इनका अध्ययन करना पड़ेगा। ये नहीं है कि अकेले आपने प्रश्न पढ़े और ऑप्शन देखा निकल लिए, ऐसे आपको समझ में आने वाले नहीं हैं। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं इनको भी आप अच्छे से समझो, इन्हीं से आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और किस लेवल तक का हमारा पेपर आ रहा है। तो इस प्रकार से 1 और 4, 1 और 3 ये आपको नजर आ रहे हैं, ये किस ऑप्शन में है? 1 और 3 आपके ऑप्शन डी में है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका जो डी है वो सही हो जाएगा। आंगन के पार द्वार, नदी पर बांक की छाया, यही 2 रचनाएं यहाँ पे अज्ञेय की हैं। अगला प्रश्न देखो, भला हुआ जू मारिया बहनी मारा कंतु, लज्जे जंतु वैसी अहु जई बग्गा धरु एंतु। ये अपभ्रंश भाषा में लिखा हुआ है। आपको सबसे पहले पंक्ति पता होनी चाहिए किसके द्वारा लिखा गया है। हेमचंद्र, जो हम बात कर रहे थे जब प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की, प्राचीन भारतीय नहीं, जो आर्य भाषाओं की बात कर रहे थे उस समय ये मैं आपको बता रहा था हेमचंद्र के बारे में। तो भला हुआ जो मारिया बहुत ज्यादा बार ये परीक्षा में यही पंक्ति बार बार पूछी जाती है, ये हेमचंद्र के द्वारा लिखित है। और इस पंक्ति का जो अर्थ है वो किस प्रकार से, वो देखो, हे बहन अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया। ये बिल्कुल सही बात है। इसका जो अर्थ निकल के आ रहा है, अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वह मारे जाने लायक भी नहीं था, ये बातें गलत है। उसके मारे जाने से देश का भला ही हुआ, ये भी गलत है। हे बहन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूं क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई,
ये भी सही है। तो अब आप देखो ऑप्शन 1 और 4 दोनों कौन से में सही है, ए में ही आपको मिल गए। तो इस प्रकार से पहला ही आपका ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 31, झूठा सच उपन्यास में वर्णित है। ग्रामीण अंचलों का सामाजिक यथार्थ। झूठा सच मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, यशपाल के द्वारा लिखा गया उपन्यास भारत पाक विभाजन पर है। और ग्रामीण आंचलिक जो उपन्यास होते हैं इसके बारे में इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। विभाजन की भय उत्पादक आशंका, ये बात सही है इस उपन्यास की। शहरी जीवन की विसंगतियां, ऐसा भी नहीं है। सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की जो हत्या हुई थी भारत पाक विभाजन के समय, उस समय पे ये उपन्यास लिखा गया है। तो 2 और 4 ऑप्शन देखो कहाँ आपको नजर आ रहे हैं, पहले ऑप्शन में मिल गए। तो 2 और 4 आपका ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। दूसरी परंपरा की खोज, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डॉक्टर नामवर सिंह, इनके द्वारा ये लिखा गया है। उसके बाद में व्योमकेश दरवेश, ये विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है। विश्वनाथ त्रिपाठी, साथ साथ आप यही समझते चलो कि ये जितनी भी रचनाएं दे रखी हैं ये किन किन की हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी के बाद में शांति निकेतन से शिवालिक, ये शिव प्रसाद सिंह की है। शिव प्रसाद सिंह की रचना है। उसके पश्चात अंत में आपको नजर आ रहा है साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये जो रचना है वो राम मूर्ति त्रिपाठी की है। राम मूर्ति त्रिपाठी। तो इस प्रकार से ये जो चारों ऑप्शन है, अब ये भी देख लो कि इनका जो समय सीमा, क्योंकि पूछ यही रखा है अनुक्रम सही क्या है। सबसे पहले आपको नजर आ रहा है दूसरी परंपरा की खोज, यह 1982 में प्रकाशित हुई थी। उसके पश्चात व्योमकेश दरवेश जो आपको दिखाई दे रहा है यह 2011 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद में शांति निकेतन से शिवालिक तक शिव प्रसाद सिंह की जो ये रचना है यह 1967 में प्रकाशित हुआ था। अंत में साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आपका 1997 में प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रकार से आप इनका सही अनुक्रम देखो, सबसे पहले 1967 है, उसके बाद में 82 है, उसके बाद में 97, फिर है 2011। तो पहले नंबर पे आपका आएगा शांति निकेतन से शिवालिक तक, दूसरे पे आपका आएगा दूसरी परंपरा की खोज, तीसरे पे साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है जो कि राम मूर्ति त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है, और अंत में व्योमकेश दरवेश जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है 2011 में। इसी प्रकार से आप ऑप्शन में देखो, अभी सबसे पहले आपका जो तीसरा ऑप्शन किसमें आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 3, उसके बाद में 1, उसके बाद में 4, उसके बाद में 2, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, विभ्रम और यथार्थ, इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक कौन हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र से ही है, फायरबाख। ये यहाँ पे जो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे पाश्चात्य काव्य शास्त्र हैं, काव्य शास्त्री हैं। तो इनका जो डी है वो सही हो जाएगा। कोडवेल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, इल्यूजन एंड रियलिटी। अगला प्रश्न है, पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं। ध्रुव स्वामिनी जो पुस्तक है लगभग आप सभी ने पढ़ रखी है, बीए फर्स्ट ईयर में ये पुस्तक आपको पढ़ने को मिल जाती है। तो इसमें ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं, ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें देखना है, वह मृत प्राय और प्रचवित था, ऐसा नहीं था। वह पर स्त्रीगामी था, इतना तो था लेकिन ज्यादा भी नहीं। वह जीवन से उदासीन था, ये बात भी कुछ खास नहीं है। वह गौरव से नष्ट आचरण से पतित था, ये बात बिल्कुल इस नाटक के अनुसार सही है। वह गौरव से नष्ट आचरण से पतित था। तो ऑप्शन संख्या 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो लंबी बन रही है इसलिए मैं जल्दी जल्दी प्रश्न आपको समझा देता हूं। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊंधते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख मीचे। घास चुप है, काश चुप है, मुख साल पलाश चुप है। बन सके तो धनसो इनमें धंस न पाती हवा जिनमें। उपयुक्त ये जो काव्य पंक्तियां हैं इनका आशय क्या है। जंगल घना और भयावह है, ऐसा नहीं है। जंगल में जीवन का कोई निशान नहीं है। यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं, जीवन की चुनौती है।
क्योंकि जब भी कोई कवि कविता लिखता है तो उसके अंदर जीवन से जुड़ा हुआ ही संदेश होता है। अगला ऑप्शन है वह जंगल केवल योगी यतियों के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार से आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो आपका सही मिलेगा, क्योंकि जंगल केवल जंगल नहीं है, जीवन की एक चुनौती है। तो ऑप्शन संख्या आपकी जो सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची को सुमेलित करना है। विदुर के आगे लिख रखा है पत्थर की खानों से मणियां निकलती है बाधा मत डालो। ये जो अंधा युग एक नाटक है धर्मवीर भारती का, आपको ध्यान में रखना है। महाभारत पे लिखा गया नाटक एक है अंधा युग। महाभारत के पात्र आपके सामने नजर आ रहे हैं। इनकी जो पंक्तियां हैं पात्रों की वो यहाँ पे दिखाई गई है, उनसे इनका मिलान करना है। जिसने नाटक पढ़ रखे हैं वही ये समझ सकते हैं। विदुर ने ये वाली जो पंक्ति है चौथी, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी, ये इन्होंने बोली है। उसके बाद में ये जो पहली पंक्ति आपको नजर आ रही है, पत्थर की खानों से मणियां निकलती है बाधा मत डालो, क्योंकि जैसे विदुर ने हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी ये बोला, उसके बाद में गांधारी का ये जवाब था। गांधारी ने कहा पत्थर की खानों से मणियां निकलती हैं बाधा मत डालो। उसके पश्चात अगली जो पंक्ति है अश्वत्थामा की कही हुई है, मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का। अश्वत्थामा की ये पंक्ति है। और अंत में संजय ने कहा है अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है। संजय एक प्रकार से कह सकते हो यहाँ जो संदेश वाह की तरह है, जो बातें अंधों को सत्य दिखाने का कार्य कर रहा है उसके लिए कह रहा है क्या मुझको भी अंधा होना पड़ेगा। इस प्रकार से विदुर की अंतिम पंक्ति है, गांधारी की पहली है, अश्वत्थामा की दूसरी है, संजय की तीसरी पंक्ति है। अगला प्रश्न है, देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया। आपके पाठ्यक्रम में पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है उसका जितने जो उसमें समय है आपको ये भी ध्यान रखना है। पृथ्वीराज रासो में जो खंड होते हैं सर्ग होते हैं उनको समय कहा गया है और कुल मिलाकर के 69 समय है। और रेवातट जो समय है वो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। और इन जो ऑप्शन में दे रखा है वो क्या है, देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाहू ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया। रेवा तट पर मृगया के लिए, रेवा नदी में नौका विहार के लिए, गुर्जर नरेश से युद्ध के लिए, मोहम्मद गोरी के मान भंग के लिए। तो इसका जो आपको पहला ही ऑप्शन नजर आ रहा है रेवा तट पर मृगया के लिए, ये सही है। अगला प्रश्न संख्या 38, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। पहला जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 के बीच में, उस पर जो रचित एक कहानी है उस कहानी का नाम है अमृतसर आ गया परिंदे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, उसने कहा था। ये कहानी है कुछ देर पहले मैंने बताया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई कहानी 1915 में अब तक की कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है, उसने कहा था। इसके जो पात्र हैं लहना सिंह वजीरा सिंह, वो इसमें आपको वो भी ध्यान में रखने हैं। प्रश्न संख्या 39 शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित है। शिव शंभू के चिट्ठे जो निबंध है बाल मुकुंद गुप्त का, उसमें जो संबंधित हो देखना है आनंद कादम्बनी कलकत्ता चुनार भारत मित्र। शिव शंभू के चिट्ठे इन निबंधों में कलकत्ता और भारत मित्र का जिक्र किया गया है। ये जो आप कह सकते हो पत्र हैं कलकत्ता और भारत मित्र किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहे हैं, 2 और 4 ऑप्शन डी में। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है सूची को सही सुमेलित कीजिए। शेखर किस रचना का पात्र है। यहां देखो अभी शेखर सरस्वती, उसके बाद में सीलिया मातादीन, उसके बाद जयदेवपुरी तारा और बाण भट्ट निपुणिका, ये इनका सही मिलान होगा। ऑप्शन संख्या जो बी है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक हैं। इनमें से ऑप्शन दे रखे हैं प्लेटो अरस्तु वर्ड्सवर्थ और टी.एस. इलियट। इसका सही ऑप्शन होगा टी.एस. इलियट। आप यहाँ देखो तीसरा प्रश्न आपका आ गया है पाश्चात्य काव्य शास्त्र से। अगला प्रश्न है फटिक भूमि पर कर पग छाया यह शोभा अति राजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमनी वसुधा कमल बैठ की साधती। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं।
तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जयसी, सूरदास, कबीरदास। पहले तो आप इसको ध्यान से पढ़ोगे। फटिक भूमि कर पर कर, छाया यह शोभती अति राजती, करी करी प्रति। ये ब्रज भाषा में है। ब्रज भाषा किसने अपनाई है? सूरदास ने। इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर होगा सूरदास। अगला प्रश्न है, श लक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं? यहाँ पे आपको देखो, स लक्ष्य क्रम ध्वनि के जो भेद हैं उनमें नाम दे रखे हैं रसादी ध्वनि, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और वर्णगत ध्वनि। इनमें वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि ये भेद हैं, तो ऑप्शन संख्या जो आपकी डी है 2 और 3 वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अलग अलग स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित, बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन। उपयुक्त पंक्तियों में चकवा चकवी के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में कहा जाता है। तो ये आप कह सकते हो चकवा चकवी का जो संबंध होता है वो कवि प्रसिद्ध, यहाँ आपको ऑप्शन नजर आ रहा है नागार्जुन की जो पंक्तियां हैं, इससे नागार्जुन के जो विचार है साहित्य जगत में वो कवि की प्रसिद्धि के लिए है। इस प्रकार से चकवा और चकवी का संबंध होता है, उसी प्रकार से कवि और कविता का संबंध होता है। प्रश्न संख्या 45 फिर से ये अभिकथन कारण वाले आ गए। अभिकथन है, स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता संभव नहीं है। क्या कह रहा है? स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता संभव नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो हमें नजर आ रहा, गलत है। क्योंकि स्त्री पुरुष की जैविक संरचना से भिन्नता है। जैविक संरचना में भिन्नता है, लेकिन समाज में आकर के वो समानताएं हो सकती हैं। ये कारण तो सही है, लेकिन जो अभिकथन है वो हमें गलत नजर आ रहा है। अब ये ऑप्शन देखो, पहला है ए और आर दोनों सही हैं, ऐसा नहीं है। ए और आर दोनों सही, ये भी नहीं है। ए सही, ए तो बिल्कुल भी सही नहीं है, हमने सही किया है आर को, यानी कारण को। ए सही नहीं परंतु आर सही। ऑप्शन जो आपका चौथा है डी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, ये भी अभिकथन और कारण का ही है। अस्तित्ववाद व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है। अस्तित्ववाद व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है। उसके बाद में देखो, ये बात हमें सही नजर आ रही है, क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व को किसी बाह्य सत्ता के लिए अधीन नहीं मानता है। ये बात भी सही है। तो यहाँ आप देखो, इनके जो ऑप्शन हैं ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम, अग्निखोर, पिंजरा, नीलम देश की राजकन्या और जयदोल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अग्निखोर जो रचना है वो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई थी और इस रचना का जो समय है वो है 1973। इसके बाद में दूसरी जो रचना आपको नजर आ रही है पिंजरा, पिंजरा लिखी गई थी उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा। और उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा जो पिंजरा रचना है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1949। तीसरी रचना आपको नजर आ रही है नीलम देश की राजकन्या, इसमें जैनेन्द्र के द्वारा ये लिखी गई थी और इस रचना का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1933 ईस्वी है। इसके पश्चात जयदौल जो अंतिम रचना है ये अज्ञे के द्वारा लिखी गई थी और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1951 है। इस प्रकार से अब इनमें ये देखो, सबसे पहले हमारे सामने आई है 1933 में जैनेन्द्र की रचना नीलम देश की राजकन्या। उसके पश्चात में उपेंद्र नाथ की पिंजरा जो है वो 1949 की है। 33 और 49, 3 2 देखो कहाँ पर आपको नजर आ रहा है, 3 और 2 ऑप्शन बी में नजर आ रहा है। उसके बाद में 4 51, उसके बाद में 1 फणीश्वर नाथ रेणु की अग्निखोर। तो ऑप्शन संख्या जो आपको यहाँ नजर आ रही है बी, ये सही है। प्रश्न संख्या 48, शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं हैं। हिंदी का यह प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। ये सही नहीं है, प्रथम नहीं है ये। इसके पश्चात इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। ये तो है इसमें तो।
इसके अलावा पिता के प्रति शेखर की मानसिकता सामंजस्यपूर्ण है, ऐसा भी हमें इसमें नजर नहीं आता। अंतिम ऑप्शन है शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन में विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। ये भी सही है। तो ऑप्शन इसमें 2 और जो 4 आपको नजर आएंगे वो सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है सुमेलित करने वाला शकुन, महामाया, पार्वती, हलीमा, इनको आपस में जो मिलान करेंगे हम वो देखो। अब जो शकुन है वो आप ये जो बंटे आपको नजर आ रहा है इससे मिलान कर दो। इसके बाद में महामाया का आप अधोर भैरव से मिलान कर दो। और जो तीसरा आपको पार्वती नजर आ रहा है इसको राम बोला से मिलान करो। हलीमा सौदागर सिंह। तो ये जो इस प्रकार से सुमेलित करने वाले पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको जो भी रचनाएं हैं वो गहराई से पढ़नी पड़ेंगी, तभी आपको इस समझ में आएगा। तो इसका जो ये ऑप्शन संख्या आपको 3, 4, 2, 1 पहला ही दिख रहा है, ये निशान लगा देना। 50वां जो प्रश्न आपका, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है। आप ये देखो जो प्रकाशन वर्ष है, सबसे पहले राधा कृष्ण दास के द्वारा ये उपन्यास लिखा गया था। परीक्षा गुरु 1882 में लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया था। देवरानी जेठानी की कहानी ये जो है पंडित गौरीदत्त के द्वारा 1870 में लिखा गया था। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। तो सबसे पहले आपको यही देखना है, कुछ देर पहले हमने यही प्रश्न एक पढ़ा था, देवरानी जेठानी की कहानी जो यूजीसी के द्वारा उपन्यास माना गया है। बहुत सारे विद्वानों ने इसको सिर्फ कहानी ही माना है। पंडित गोपाल राय जो हैं वो इसको उपन्यास की संज्ञा देते हैं। तो देवरानी जेठानी कहानी 1870 में है, परीक्षा गुरु 1882 में है। तो इस प्रकार से आप यही देख लो, पहले नंबर पे 3 है, दूसरे नंबर पे 2 है। कहाँ ऑप्शन में 3 और 2 ऑप्शन बी में आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद में आपके 4 और 1 बच गए, इन पे निशान लगा देना। तो आज की ये कक्षा यहीं समाप्त होती है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। इसका जो अगला भाग आप बहुत जल्दी आने वाला है। तो अगले भाग में जो बाकी बचे हुए 50 प्रश्न हैं वो भी आप देखोगे। साथ साथ में आपको मैं बता देता हूं जो पुस्तकों के बारे में। अभी जो भी बच्चे पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं वो अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको जो मोटी मोटी बातें यही हैं, सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। फिर से एक बार कि कहाँ कौन सी यूनिट है, किस प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं, प्रश्नों का लेवल किस हद तक जा सकता है। आप कोशिश करो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जो रचना और रचनाकार हैं वो पढ़ो, और भारतीय काव्य शास्त्र में कुछ पंक्तियां हैं, संप्रदाय हैं, जैसे रस संप्रदाय, उनके जो व्याख्याता हैं थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ लो। भाषा विज्ञान की जहाँ तक बातें आती हैं उसमें आप भारतीय आर्य भाषाएं हैं और हिंदी भाषा का जो वर्गीकरण है उसको पढ़ो। व्याकरण ज़्यादा पढ़ने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आपने देख लिया होगा बहुत कम आते हैं। अभी तक इन 50 प्रश्नों में सिर्फ एक प्रश्न आया है भाषा विज्ञान से जुड़ा हुआ। पाश्चात्य काव्य शास्त्र से जुड़े हुए 3 आ गए हैं। भारतीय काव्य शास्त्र से जुड़ा हुआ अभी तक हमारे पास में एक भी प्रश्न नहीं आया है। इस प्रकार से लगभग 46 प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से ही उठाए गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कहाँ पढ़ना है, कहाँ छोड़ना है। तो अगली कक्षा आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, और ये अगले जो 50 प्रश्न हैं वो अच्छे से समझाऊंगा। और इसके साथ साथ में आपको मैं यूनिट वाइज बता दूंगा कि आप ये यूनिट इस तरीके से पढ़ो, ये वाली यूनिट इस तरीके से पढ़ो। तो अगले क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।